जैसे कि आपको पता है, फिलहाल अयोध्या का पिछला वीडियो में हमने बात की थी अयोध्या में जो उत्खनन हो रहा है या जो भी काम चल रहा है उसके बारे में, जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं उसके बारे में हमने जानकारी लेने का प्रयास किया और उसमें हम कुछ बातें आपके सामने रखने का भी प्रयास किया था। आज कुछ बातें जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम बातें हैं जो आज तक लोगों तक पता नहीं है। तो आज जो अयोध्या का ये सब काम चल रहा है और उसके ऊपर जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, तो इसके पहले किस तरीके से काम चल रहा था और क्यों अयोध्या पे आज इतिहास को भुलाकर, इतिहास को नज़रअंदाज करके ये बातें की जा रही है, इसकी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले हम साकेत के पुरातत्व के आधार पर, साकेत को पुरातत्व के आधार पर किस तरीके से उसके अहवाल आए थे इसकी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। पहले तो आर्कोलॉजी का जो पहला अहवाल आया था वो करीबन 1862-63 में आया था। जैसे कि आपको पता रहेगा कि जब पुरातत्व की निर्मिति हुई, जब भी हमारे भारत में आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, तो कनिंघम ने 1861 में पहले त्रिपिटक के आधार पर और चीनी बौद्ध भिक्षुओं के ट्रैवल हिस्ट्री में उन्होंने ये साकेत की जानकारी लेने का प्रयास किया। तो उन्हें ये पता पाया गया उसमें कि जो साकेत है, ये साकेत के उत्तरी भाग में लगभग 6 योजन दूर श्रावस्ती है। तो जब उन्होंने ये सब चीज़ों का तुलनात्मक स्टडी करने के बाद उन्हें ये पता चला कि साकेत यही है। उसके बाद हमें पता चला रहेगा दोस्तों कि वहाँ पे जैसे कि हम कह सकते हैं कि मानव निर्मित कुछ टेकड़ियाँ हैं। वहाँ पे उन्होंने जब 1861 में जब कनिंघम ने वहाँ पे सर्वेक्षण किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे कई ब्राह्मणी मंदिर भी है और वो फिलहाल की है, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है। उसके बाद वास्तुशास्त्र की हिस्ट्री से देखे जाएगी, दृष्टिगत देखे जाएगी तो इतनी महत्वपूर्ण है नहीं। लेकिन कहीं शंका नहीं कि यहाँ पे पुरातन जगहों पे ये जो मंदिर है, ये मंदिरें पुरातन मंदिरों पर ही बनी हुई थी और ये मस्जिद भी बनी है। ये मस्जिद भी उन्होंने कहा कि पुरातन किसी मंदिर पे या विहार पे बनाया गया है। ये उनका सर्वेक्षण में उन्होंने माना है। और उन्होंने ये भी निश्चित किया था कि रामकोट तथा हनुमानगढ़ी जो निश्चित पुरातन मानी गई है वो मणि पर्वत के संबंधित है। जैसे हम देखने जाएंगे तो मणि पर्वत के संबंधित है। यहाँ पे जो नया हनुमान मंदिर देखते हैं तो वो लगभग वो कहते हैं कि वो औरंगजेब के समय का रहेगा। और जब राम वहाँ पे जब सब पूरा हिस्ट्री देखने के बाद कहीं आधार पर उन्होंने यहाँ कुछ जो पुरातन स्थल है इसके स्थान निश्चित करने का प्रयास किया था। तो उन्होंने सर्वेक्षण में कनिंघम कहते हैं कि नगर की दक्षिण में लगभग एक 5 माइल के आधार पर 3 मानव निर्मित टेकड़ियाँ हैं, जिसे मणि पर्वत कहा जाता है, कुबेर पर्वत कहा जाता है और सुग्रीव पर्वत कहा जाता है। तो मणि पर्वत के बारे में जानकारी देते समय ये कहा जाता है कि जिस स्थान को मणि पर्वत कहा जाता है वो ईंटों से बनी हुई और खड़ी से बनी हुई एक वास्तु बनाई गई है। उसकी ऊंचाई लगभग 65 फीट है और ये जो है वो पुरानी ईंटों से, जो ईंट है वो 11 इंच की है। उसके बाद उसकी जो जाड़ी है लगभग 3 इंच की है और ज़मीन से वो 46 फीट ऊंची है। और बाजू में ही पश्चिम में अर्धगोलाकार भिंत भी है जो लगभग 40 फुट जाड़ी की है। और यहाँ पे जो इमारत है, यहाँ पे जो ऊंची इमारत है, ये इमारत कम उससे भी इमारत से भी कम जाड़ी से ये चीज़ बनाई है। तो ब्राह्मण यहाँ पे कहते हैं कि राम को मदद करने वाला किष्किंधा राजा सुग्रीव, इनकी एक गलती से ये पर्वत को तोड़ा गया, वही मणि पर्वत है। और मणि पर्वत के बाद 500 फुट पर ही कुबेर पर्वत है जो 28 फीट ऊंची है, ईंटों के टुकड़े से ये बनाई गई है। तो लगभग ये सब ईंटें उसी आकार से है। और इसके में एक तालाब, छोटा तालाब है, उसे लोग गणेश कुंड या मुसलमान लोग इसे इमाम तालाब भी कहते हैं।
तो ये सब। उसके बाद उसके आगे कुंड के ही आग्नेय बाजू में एक गोलाकार टिकड़ी है, उसे लोग सुग्रीव पर्वत कहा जाता है। उसकी लगभग ऊंचाई 8 से 10 फीट की है। उसके 2 भाग आते हैं, एक भाग 300 चौरस फुट का है और दक्षिण का भाग 200 चौरस फुट का है। जो बीच मध्य भाग एक भग्न हुई टेकड़ी है, 8.5 चौरस इंच की ईंट होती थी वहाँ पे, ईंट है। दक्षिण के भाग में एक मध्य भाग में एक भी कुआं है। और मणि पर्वत और कुबेर पर्वत के मध्य भाग में एक मुस्लिमों ने अपना एक कुछ बनाने का कोशिश की है। तो लगभग वो 17 फीट की है। तो ऊंचाई कबरी, उसे कबरी कह सकते हो, उसे लोग पैगंबर की या आयुब पैगंबर की मानी जाती है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें देखने के बाद हमें ये कनिंघम का रिपोर्ट भी हमें एक महत्वपूर्ण रखता है, इसके मायने भी महत्वपूर्ण रखते हैं कि कनिंघम ने जो बातें रखी थी, ये बातें लगभग भारत के इतिहास की, जो अयोध्या का इतिहास है, अयोध्या का इतिहास सामने लाती है। अभी अगर ये सब पता चला था, मतलब ये जो सब बातें हैं, इसको पूरी तरीके से पब्लिश करने की कोशिश की है, लेकिन कनिंघम ने ये सब बताने के बाद भी वहाँ पे उत्खनन क्यों नहीं किया, ये सवाल पैदा होता है। तो दोस्तों तो हमें ये जानकारी मिलती है यहाँ पे कि कनिंघम ब्रिटिशों का जो धोरण था, ये ब्रिटिशों ने ब्राह्मणी और मुसलमानी वस्तु का उत्खनन करने से रोकने का प्रयास किया। इसके लिए उन्हें ये उत्खनन करने के लिए मिला नहीं। ये सच्चाई है, अभी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या सच्चाई में अयोध्या में जो उत्खनन हुए हैं तो उसमें क्या मिला, क्या नहीं मिला था। लगभग 1862-1863 का आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट जो है पुरातत्व के अहवाल है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस पुरातन शहर जो पुरातन शहर मिलता है वो जो है वो मानव निर्मित टेकड़ियों से मिलता है। और ये जो सब है ये इधर उधर पड़ा हुआ ईंटों से, पुरानी ईंटों का भाग है। जिस शहर को फैजाबाद नाम के गांव में जो घर बांधने के लिए ईंटें लगी है वो स्पष्ट तौर से मिलता है, वो अयोध्या से दिए गए हैं। तो ये कनिंघम ने अपने आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट 1862-1863 में अपने इस अहवाल में लिखे हैं। और दूसरा एक कारण है जो पुरातत्व के बौद्ध अवशेष होते हैं, जैसे कि बुद्ध धातु स्तूप में संरक्षित किए जाते थे, उनके डागडोजी की वृद्धि की जाती थी। वैसे जो अवशेष नष्ट हो जाते तो वहाँ पे ईंटें खोद कर वो नष्ट किए जाने का यहाँ पे हमें एविडेंस मिलता है। गुप्त काल में भी बौद्धों का छल होने का कुछ थोड़ा बहुत इतिहास हमें नजर में आता ही है। तो फाहियान जब यहाँ पे आया था तो फाहियान ने यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध स्थल में देखे थे। वो सारनाथ अपना श्रावस्ती में भी गए थे, श्रावस्ती में भी उन्होंने कई जगह पर ये चीज़ें देखी थी। तो दोस्तों ये सब सच्चाई आपको बताने का हम इसलिए प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको ये सब चीज़ें पता हो सके। अभी ये सब 1862 की बात है, 1862-1863 की बात, रिपोर्ट की बात है। स्वातंत्र प्राप्ति के बराबर उसी समय 1947 में यहाँ पे उत्खनन की गई थी, निश्चित किया था उसे राष्ट्रीय योजना कहा गया है। और इस आधार पर उन्होंने यहाँ पे जो महाभारत और रामायण इन दोनों महाकाव्यों का जो स्थान का उल्लेख मिला है उसका यहाँ पे उत्खनन करने का कोशिश किया है। तो इस योजना के जो प्रमुख थे, जैसे कि हम राष्ट्रीय योजना की जो प्रमुख थे, उस प्रमुख वो पुरातत्व जो थे बीबीरा, इन्होंने यहाँ पे उत्खनन करने का कोशिश किया था। तो लगभग ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी में कुछ पुरावे मतलब कुछ एविडेंस पाने की कोशिश की थी, लेकिन उसी आधार पर उन्होंने यहाँ पे उत्खनन करने की कोशिश की थी। उसके बाद HD सांकलिया, इन्होंने अयोध्या में भी काम किया था, उन्होंने भी यहाँ पे हिस्ट्री प्रूव करने की कोशिश की थी। लेकिन MC जोशी जो थे उन्होंने इन दोनों के मत को, जैसे कि बीबीलाल और सांकलिया इन दोनों का जो बातें थी उनको इन्होंने पूरी तरीके से खंडन किया है। वो कहते हैं, MC जोशी कहते हैं कि ऐसा कोई पुरावा नहीं है कि राम और इक्ष्वाकु वंश से अयोध्या की सत्यता उत्खनन करके ही सिद्ध हो जाएगी।
राम सीता लक्ष्मण कोई ऐतिहासिक व्यक्ति है, ये किसी भी आधार पर सिद्ध कर नहीं सकते। उनके अपना एक आर्कोलॉजी एंड इंडियन ट्रेडिशन पुरातत्व, ये जो उनका कुछ पब्लिकेशन से उन्होंने उसमें भी ये बताया है। उसके बाद ब्रिजवासी लाल, इन्होंने ये जो ब्रिजवासी लाल जो जैसे बीबी लाल भी हम कहते हैं, तो इन्होंने रामायण के वर्णन में बहुत सारी जगह पे उत्खनन करने की कोशिश भी की थी। उन्होंने उसका शोध लेने का भी प्रयास किया। तो दोस्तों ये सब जो बातें हैं, ये बातें जब हम पढ़ेंगे समझेंगे तभी हमें एक पता चलता है कि किस तरीके से इसे लोगों के सामने रखा गया है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे जब उन्होंने ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को जाएंगे तभी हमें इसकी पता चलता है। अयोध्या में 2 भाग में उत्खनन किए गए थे। एक सरयू के नज़दीक में झुनकी घाट और दूसरी अशरफी भवन के बाजू की टेकरी के मध्य भाग में। कई साल पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में राम जन्मभूमि का भाग और राजघाट के नदी के किनारे पे भी उत्खनन किए थे। ये 4 ही स्थल पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण के अन्य भागों में भी उत्खनन जो पुरावे मिलते थे उनमें जो साम्य मिलता था। तो लगभग अयोध्या के विभिन्न दिशाओं में 4 ही भागों में मानवीय बस्ती के पेटेंट से ग्रेवेयर संस्कृति के आखिरी हिस्से का भाग जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। वैसे ही श्रृंगवेरपुर, उसके बाद वहाँ जहाँ से राम ने प्रवास किया था गंगा नदी क्रॉस करने का, तो वहाँ पे भी कुछ अवशेष पाए गए हैं। तो वो सब चीज़ें के बाद पता चलता है कि ये जो ग्रेवेयर कल्चर है तो यहाँ पे हमें पाया जाता है। तो ये लगभग हम देखने के बाद पता चलता है जिससे राम का कोई भी हिस्ट्री नहीं पाई जाती है। तो बीबी लाल इन्होंने इंडियन आर्कोलॉजिकल सोसाइटी के 8वें वार्षिक सम्मेलन में लगभग 22 दिसंबर 1975 में उन्होंने अपने भाषण में ये कुछ कहा था। तो बनारस विश्व हिंदू विद्यापीठ के पुरातन इतिहास संस्कृति पुरातत्व विभाग के प्राध्यापक के A.K. नारायण, इनके मार्गदर्शन में 1969 और 70 में भी यहाँ पे एक्सीबिशन हुआ था, उत्खनन हुए थे। और सरयू नदी के नज़दीक में उत्तरी भाग में पुरातन इतिहास का उत्खनन किया गया था। तो यहाँ पे विभिन्न संस्कृति के स्तर पर विभिन्न इंफॉर्मेशंस मिल जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि जैन घाट भी कहा जाता है, लक्ष्मण घाट भी कहा जाता है, नल टीला भी कहा जाता है। यहाँ पे उत्खनन करने के बाद ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के कुछ मिट्टी के बर्तन के अवशेष पाए गए हैं। अभी यहाँ पे जब हर एक चीज़ों का एक्सीबिशन करने का कोशिश करते हैं, जैसे कि कुबेर टीला कहा जाता है, तो ये कुबेर टीला के जो टेक्निक का एक्सीबिशन की गई थी या उसको उत्खनन किया गया था। तो इस स्थान की कनिंघम ने 1861 में भगवान बुद्ध के शरीर धातु पर ये स्तूप था, इसकी पहचान दी थी। जब इसके ईंटों का बांधकाम पाया गया तो यहाँ पे उस बात पे ध्यान से देखेंगे तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में इस स्तूपों का निर्माण किया गया पाया गया है। तो A.K. नारायण ने इन्होंने कनिंघम की खातरी करके, A.K. नारायण जो थे ये A.K. नारायण प्राध्यापक थे बनारस विश्व हिंदू विद्यापीठ के इतिहास संस्कृति पुरातत्व विभाग के प्राध्यापक थे। इन्होंने अपने इंडियन आर्कोलॉजी 1969-70 के रिपोर्ट में रिव्यू में 1969 रिव्यू का जो उनका रिपोर्ट था उसमें ये सब चीज़ें बताई गई। तो अशोक के काल में इस बुद्ध के शरीर स्तूप जतन करने की जो पूजा के लिए स्तूप बांधे गए हैं, तो इसकी जानकारी भी पाई गई है। तो लगभग ये सब कुछ अपने A.K. नारायण इन्होंने प्राध्यापक A.K. नारायण इन्होंने तो अपने अहवाल में कनिंघम ने जो बताया गया था कि ये बुद्ध के स्तूप पर ही, बुद्ध के शरीर धातु पर स्तूप बनवाए गए, तो इसको सही माना गया है, अनुमान दिया है कि ये सही वहाँ पे भगवान बुद्ध के शरीर धातु की जतन किया गया है और उनके काल में ये स्तूप निर्माण किया है। उसके बाद अयोध्या में बहुत सारे उत्खनन किए। 1975, 75, 76 में यहाँ पे बीबी लाल और इनके मार्गदर्शन में जो ब्रज जिसे हम कह सकते हैं कि बीबी लाल इन्होंने यहाँ पे उत्खनन किए गए थे, उनके मार्गदर्शन पे यहाँ पे उत्खनन किए। तो आर्कोलॉजिकल ऑफ द रामायण साइट्स यहाँ पे वो उत्खनन हुआ था। आर्कोलॉजिकल ऑफ रामायण साइट्स राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत ये उत्खनन हुआ था।
तो राम जन्मभूमि के नाम से जाने वाली टेकड़ी हनुमानगढ़ी के पश्चिम साइड में, जैसे कि सीता की रसोई है, सीता का कई चर खोदने की कोशिश की थी, खुदाई करने की कोशिश की, तो जहाँ तक वहाँ पे खुदाई गई तो वहाँ पे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ना ऐसे इस तरीके से बर्तन के कुछ टुकड़े प्राप्त हुए थे, और लगभग उसका अंदाज निकाला जाता है ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी, यानी कि 7वीं या 6वीं शताब्दी तक आता है। और ऊपर का जो ईसा था वो ईस्वी सन 3री शताब्दी का था, ईसा 3री शताब्दी के बस्ती के अवशेष पाए गए हैं, यहाँ की बस्ती वहाँ पे थी। अभी राम जन्मभूमि, जिस राम जन्मभूमि को माना जाता है, वहाँ पे जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो ईंटें थी वो ईंटों को पूरी तरीके से हम देखते हैं कि वो ईंटों की एक बड़ी, जिसको हम गढ़ी कहते हैं, उसको बनाने की कोशिश की थी, उसके अवशेष पाए गए हैं। और तो लगभग ऐसे ही हमें कई बातें मिलती है यहाँ पे। वैसे नंदीग्राम में भी यहाँ पे उत्खनन हुआ था। अयोध्या से 16 किलोमीटर के अंतर पर नंदीग्राम का एक स्थान है, वहाँ पे भरत ने राम के पादुका का रखकर राज किया था, ऐसा वहाँ पे भी राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत उत्खनन हुआ था। तो वो भी सब हिस्ट्री ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी तक उत्खनन का एविडेंस जाता है। अब ये सब हम इसीलिए बता रहे हैं आपको, क्योंकि आपको इसके सच्चाई के बारे में पता चले, आखिर ये सब क्यों बताया जा रहा है और इसको आज क्यों राम के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों ये सब कुछ बातें हमें इसलिए बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे जगह पे राम जन्मभूमि के आजू बाजू में भी बहुत सारे जगह पे उत्खनन हुए हैं, और वहाँ पे सब जगह पे ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक, यानी 7वीं या 6वीं 5वीं शताब्दी तक हमें अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। वो सब अवशेष जो है वो बौद्धकालीन अवशेष है, इसकी हमें जानकारी यहाँ पे मिलती है। जैसे कि उसके बाद हमें जब देखते हैं कि इंडियन आर्कोलॉजी सोसाइटी ए रिव्यू के जो वार्षिक अहवाल पाए जाते थे, तो उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हो जाती है। ऐसे कि श्रृंगार वीरपुर नाम में भी वो लगभग इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे भी राष्ट्रीय योजना अंतर्गत 1977-78 में यहाँ पे उत्खनन हुआ था। सो 1981-82 काल तक यहाँ पे उत्खनन की गई है। वहाँ पे भी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से भांडे बर्तन की कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। लगभग यहाँ पे तीन तांब की, यानी कि हम कह सकते कि माटी के बर्तन में बदल हुआ के वहाँ पे धातु के बर्तन भी पाए जाए। वो लगभग वो ईसा पूर्व 3री शताब्दी के बर्तन है। दोस्तों इसकी सच्चाई हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। 1979-80 में वहाँ पे 1979 और 80 और 1980 और 81 यहाँ पे वहाँ पे स्तर पे जब उत्खनन की जा रहे थे, तो वहाँ पे हरिति नाम से जाने वाली मूर्ति के अवशेष प्राप्त हो चुके हैं। तो लगभग ये बताया नहीं जाता है हरिति कौन है, ये हम बताने की कोशिश करेंगे ज़रूर। तो वहाँ पे आर्कोलॉजी का 79-80 का ए रिव्यू का जो रिपोर्ट था, उसमें सीधी तौर से बताया है, अमंग द एंटिक्विटीज रिकवर्ड टेराकोटा फिगरिंग ऑफ हरिति होल्डिंग अ चाइल्ड इन द टैप डिजर्व स्पेशल एक्शन। जैसे कि हमने ये देखा है कि सरकारी अहवाल में हरिति का नाम उल्लेख किया गया है। उन्होंने छोटे बच्चों को अपनी मांडी पे बिठाया गया है। उस मूर्ति के विशेष ये बातें लोगों तक बताई गई नहीं है कि यह हरिति आखिर है क्या। हरिति का एविडेंस हमें बुद्ध काल में मिलता है, तो हरिति का इंफॉर्मेशन हमें फंक्शन इन्होंने सचित, मतलब इसकी जानकारी बहुत पूरी डिटेल्स में जानकारी इसकी आपको मिलेगी। द बिगिनिंग ऑफ द आर्ट, ये जो बुक है, इस बुक में आपको पेज नंबर 279-91 में 279 से 291 तक इस बुकों में वहाँ पे हरिति का हमें हिस्ट्री पाई जाती है। तो ये भगवान बुद्ध के समकालीन एक औरत है, वो छोटे छोटे बच्चों का जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्राण हरण करती थी। तो ये सब कुछ बातें यहाँ पे की गई है। तो भगवान बुद्ध ने उनके जो बच्चे थे उनमें से एक बच्चों को
छुपा कर रखा था, तो उसे बहुत दुख हुआ। तो उसी का दाखला देकर भगवान ने उसे ये सब कुछ बताया गया कि तुम जिस बच्चों के प्राण हरण करते हो तो उनके भी माता पिताओं पर दुख होता है। इसी आधार पर उन्हें फिर धम्म दीक्षा दी गई। तो ये सब बहुत बातें हमें इस जगह पे मिल गई। तो यहाँ पे भी बहुत कुछ बौद्ध देवता कहा गया है, इसे बौद्ध देवता कहा जाता है, लेकिन ये हिस्ट्री बताए नहीं जाते। तो ये हरिति देवी का भी हमें इसमें इंफॉर्मेशंस पाई जाती है। तो इसका इंफॉर्मेशन हमें ये पाया जाता है आर्कोलॉजी जो ए रिव्यू है उसका 1979-80 में इसकी इंफॉर्मेशंस पाई जाएगी। अभी बहुत सारे बातें हमें यहाँ पे पाई जाती है। जो कनिंघम के आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट है 1862 में, इसमें कहा था कि यहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मणी मंदिरें भी हैं, लेकिन वो नज़दीक की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो ये सब बहुत सारी बातें यहाँ पे पाया गया है। उसके बाद में जब हम 1952 में वहाँ पे उत्खनन भी हो चुका है। 1952 से बहुत सारे पुरातन अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इसकी जानकारी हमें कोई बताता नहीं है। इसकी जो सब चीज़ें हैं बौद्ध काल से जुड़ी हुई है। लगभग 1862 से जो पाए गए सब कुछ चीज़ें हैं, उत्खनन है, ये सब ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी का ही है और ये बौद्ध पुरातत्व अवशेष है। लेकिन इसको नज़रअंदाज करके लोगों को ये झूठी बातें बताने की कोशिश की है। लगभग जब हम इतिहास के बारे में जब बातें करती तो इसका पूरा हिस्ट्री जो मिलती है बौद्ध काल से मिलती है। बाबरी मस्जिद का जो जैसे कि 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को उद्ध्वस्त करने की कोशिश की, उसके बाद भी यहाँ पर उत्खनन होने का पुरावा है। जैसे कि उत्खनन का अहवाल जो है 25 अगस्त 2002 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सादर हुआ था। लगभग 11वीं शताब्दी में बाबरी मस्जिद के नीचे एक मंदिर था, इस निर्णय पाया गया। लोग हजारों साल पहले मंदिर का दावा, मतलब जो 800 साल पुराना मंदिर की बातें हैं, जो 11वीं-12वीं शतक में मंदिर हो चुके हैं, इसके आधार पर लोग ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे राम मंदिर था। लगभग 574 पेज के जो अहवाल है उनमें से ये बातें रखी जाती है। लेकिन बाबरी मस्जिद के नीचे त्रिरत्न चिन्ह के मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, अशोककालीन जो धम्म लिपि है, इसके अंकित किए गए कुछ गोलाकार मुद्रा भी पाई गई है। दोस्तों, ये सब चीज़ें आज तक छुपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है कि ये सब चीज़ें मिली है। आपको मैं जानबूझकर ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद के नीचे त्रिरत्न चिन्ह अंकित मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं और अशोक के धम्म लिपि के अंकित कुछ गोलाकार मुद्राएं भी प्राप्त हो चुकी है। ये दोनों जो चीज़ें हैं वो अशोक काल की है और ये सबसे पुरातन है। जैसे कि भावी कुलकर्णी, इन्होंने पुरातत्व राजकीय बातों के लिए पुरातत्व विभाग का इस्तेमाल किया जाता है, इसका खेद व्यक्त किया था। और उन्होंने अपनी ये बातें 11 अगस्त 2004 में महाराष्ट्र टाइम्स में ये बातें रखी थी। पुरातत्व विभाग के जो काम होता है वो लगभग 5 महीने यहाँ पे बंदोबस्त के आधार पर यहाँ पे काम किए जाते थे। बाबरी मस्जिद के नीचे कौन से संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं, कोई भी मंदिर यहाँ पे पाया नहीं जाता है, यहाँ पे बिहार की ही प्राप्ति हो जाती है। फिर भी यहाँ पे राम मंदिर को राम की या बाबर की ये बताई जाती है, लेकिन कोई ये बताता नहीं कि ये बुद्ध की धरती है, बुद्ध की भूमि है, ये नहीं बताया जाता है। तो दोस्तों, लगभग हम सब चीज़ों का एग्जीबिशन देखने के बाद हमें पता चलेगा कि दोस्तों ये सब चीज़ें हमें पाई जाती है। लगभग हमने जो बातें आपके सामने रखी वो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आज जिस स्थितियों में उत्खनन हो रहा है, ये सब जैसे कि हम उसको उत्खनन नहीं कह सकते कि वो मंदिर का निर्माण कार्य के लिए वहाँ पे खुदाई चल रही है। तो दोस्तों सोचो, उस खुदाई के दौरान में जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, ये अवशेष जो है वो अवशेष प्राचीन बौद्ध भूमि के हैं, प्राचीन बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। लगभग ईस्वी सन 11वीं और 12वीं शताब्दी में वहाँ पे जो चीज़ें की गई, मंदिर का निर्माण हुए हैं या बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। मैं ऐसा नहीं मानता कि वहाँ पे मंदिर नहीं बनाए गए हैं, लेकिन वो मंदिर
उस समय में वज्रयान पंथ के हुआ करते थे। वज्रयान पंथ एक बौद्ध पंथ है और वहाँ से उन्होंने ये सब चीज़ें पाई गई है। अभी दोस्तों साकेत का जो हमें हिस्ट्री भी पाया जाता है दोस्तों कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें लोगों तक बताया नहीं जाता। तो मैं आज आपको वो भी बातें बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ये सब चीज़ें लोगों को क्यों नहीं बताई जाती है, क्यों इसके आधार पर लोगों को झूठी बातें बताई जाती है। MC जोशी जो आर्कोलॉजिस्ट एंड इंडियन हिस्ट्री पुरातत्व की जो उनका बातें हैं इन्होंने उसमें बातें रखी है, तो उसमें बहुत सारे वहाँ पे बातें रखते हैं। और जैसे कि साकेत के धार्मिक स्थल के आधार पर बहुत सारे बातें मिलती है, जैसे कि अंजन वन है, कालक वन है, कंटकी वन है, और तो ये बहुत सारे बातें यहाँ पे हमें पाई जाती है। तो जो बावरी नाम का महाराष्ट्र में जो जिसे हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो गोदावरी का जो पार्ट है जिसे हम पैटर्न कहा जाता है, तो वहाँ से बावरी नाम का एक व्यक्ति उन्होंने अपने 16 शिष्य भगवान बुद्ध को मिलने के लिए श्रावस्ती भेजे थे। तो वो श्रावस्ती के पहले साकेत से जा चुके थे, तो इसकी हिस्ट्री भी हमें उसमें पाई जाती है। और जो रामायण रचा है, तो रामायण में बहुत सारी बातें हमें बौद्ध जातों ग्रंथों से ही पाया गए थे और बुद्ध के जन्म की दंत कथाओं के आधार पर ही रामायण की निर्मित हुई। और ये मैं ठाम तौर से बता सकता हूँ आपको कि रामायण की रचना ये कोई ऐतिहासिक है नहीं। रामायण जो है वो बौद्ध धर्म ग्रंथों के आधार पर लिखी गई एक कथा है, जिसे आज कुछ और रंग दिया जाता है, जिसे लोग आज हिंदू धर्म की मान्यता, हिंदू धर्म के सबसे बड़े देवता मानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों तो सच्चाई सुनो, सच्चाई ये है कि राम एक किताब में लिखी हुई कहानी है और वो आखिर कहानी ही साबित हो जाती है, क्योंकि उनके कोई एविडेंस नहीं मिल पाते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से राम जन्मभूमि को ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, सुनो और सच्चाई के इतिहास भी देखो। ये इतिहास है और इतिहास के आधार पर इसे प्रूव करना चाहिए। तो आज के जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि हमने पहले अवशेष क्या प्राप्त हुए ये भी देखे हैं, आज भी उसी आधार पर ही हमें अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों ये है सच्चाई। और इसी के साथ आप दोस्तों ये बौद्ध धरोहर जो है, इस धरोहर को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि अयोध्या में आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन वहाँ पे बुद्ध अवशेषों का हिस्ट्री पा रही है। तो हमारा निवेदन है भारत सरकार से या सभी भारतवासियों की सच्चाई को दबाने की कोशिश मत करो, वरना उसी सच्चाई में आप एक दिन डूब जाओगे, एक दिन पश्चाताप करने का समय आ जाएगा। लेकिन सच्चाई कभी झुकती नहीं है, सच्चाई कभी मिटती नहीं। एक ना एक दिन आपकी पीढ़ी में नहीं तो आने वाले कई और पीढ़ियों में इसकी सच्चाई ज़रूर बाहर आएगी। और दोस्तों ये है इतिहास, ये है हिस्ट्री। तो दोस्तों इस हिस्ट्री को लोगों तक शेयर करना ना भूलिए, लोगों को ये बताने की कोशिश ज़रूर कर लीजिए। तो इसी तरीके से ये वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लोगों तक शेयर कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा दोस्तों तो इसको लाइक करो, लोगों तक शेयर भी करो और इसको कमेंट बॉक्स में अपने अभिप्राय भी लिखने की कोशिश कर लीजिए। तो ये सच्चाई है हमारे भारत देश की, ये सच्चाई है अयोध्या की। ये अयोध्या ना राम की है, ना बाबर की है, ना अल्लाह की है, ना पैगंबर की है। तो ये अयोध्या है, बुद्ध नगरी साकेत है। और यहाँ पे अनगिनत सबूत बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध इतिहास में पाए जाते हैं। तो ये सच्चाई अनसुनी ना रह जाए, ये सच्चाई जो है लोगों तक पहुँच रही है, इसके लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन से। तब तक सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।